प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर वंदना सिंह श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं बीए प्रथम वर्ष को फर्स्ट पेपर जो मध्यकालीन काव्य कौस्तुभ है उसमें 6 कवि हैं। 6 कवि आपको बताया गया है। सूर, कबीर, जायसी, बिहारी, घनानंद और तुलसीदास जी हैं, जिसमें हम आपको जायसी के बारे में पढ़ाएंगे। जायसी को पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। आज मैं जायसी का परिचय देने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो किस काव्य धारा के कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। जायसी भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में बेटा? 4 भागों में विभक्त किया। पहला आदिकाल, दूसरा आपका है भक्तिकाल, और तीसरा आपका है रीतिकाल। रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल आपका जो है वह 1000 से 1350 ईस्वी तक रहा। कितना? 1000 से लेकर के 1350। और भक्तिकाल 1350 से लेकर 1650 तक रहा। उसके बाद 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक आपका रीतिकाल रहा। और 1850 से लेकर आज तक को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल कहा जाता है। ये जो है 1000 से 1350 अर्थात 250 वर्ष तक आपका आदिकाल रहा। और भक्तिकाल 300 वर्ष तक। कितने? 300 वर्ष तक आपका भक्तिकाल था। इसके बाद 250 वर्ष आपका रीतिकाल रहा। और आधुनिक काल 1850 से लेकर आज तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। अभी हम भक्तिकाल के कवि जायसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भक्तिकाल के बारे में बताते हैं। बेटा, भक्तिकाल इसको 2 शाखाओं में विभक्त किया गया। पहला
पहला आपका सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, और दूसरा निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। इसमें ईश्वर की साकार रूप की वंदना की जाती है सगुण में, और निर्गुण में ईश्वर के निराकार, जिसका कोई आकार और प्रकार नहीं होता। सगुण को भी देख लीजिए। सगुण के दो शाखाएं होती हैं, एक रामाश्रयी, रामाश्रयी शाखा या काव्य धारा, और दूसरा कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक थे वो जो है तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास कौन थे? रामाश्रयी शाखा के प्रवर्तक या प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे, और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि सूरदास, सूरदास थे। निर्गुण काव्य धारा, इसके भी दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। बच्चों, ज्ञानाश्रयी शाखा जो था उसके प्रवर्तक जो कवि थे वह कबीरदास जी थे। कौन थे? कबीरदास जी। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी। प्रेमाश्रयी शाखा को प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमाख्यानक काव्य धारा। अब आपने देखा भक्तिकाल। भक्तिकाल को दो भागों में विभक्त किया गया, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण में रामाश्रयी शाखा हुआ और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि सूरदास जी थे। और निर्गुण काव्य धारा, इसकी दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी या प्रेमाख्यानक काव्य। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो हैं प्रमुख कौन है? कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रयी के जायसी जी हैं। अब बेटा तुलसी, सूर, कबीर जो है यहाँ पे, जो आपके विद्यालय में अन्य प्रवक्ता हैं, वो इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको जायसी के विषय में पढ़ाऊंगी। इनकी व्यक्तित्व, कृतित्व और इनके रचनाएं जो हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो अब हम जायसी के बारे में चर्चा करते हैं। जायसी को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो इतनी बातों से स्पष्ट हो गया आपको कि जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी या प्रेमाख्यानक काव्य धारा के
प्रमुख कवि हैं। जायसी का पूरा नाम, बेटा आप लोग का जो भी क्वेश्चन आएगा वह बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसके 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को जानना जरूरी है। अब जायसी को पढ़ा है आपने, उनका नाम भी आप जानते होंगे, फिर भी अभी हम उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जायसी का पूरा नाम क्या था? मलिक मुहम्मद जायसी। मलिक मुहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम था। इनका जन्म बेटा इनका कोई स्पष्ट जो है उल्लेख कहीं पे ऐसा नहीं मिलता कि इसमें भी एक मत विद्वान नहीं है, सारे विद्वान अलग अलग मत अपना रखे हैं, लेकिन सर्वमान जो मत है कि इनका जन्म संवत 870 और 1464 ईस्वी में हुआ था। कब? संवत 870 और 1464 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म स्थान जो था, जन्म स्थान वह जायस था। इन्होंने जायस नगर का उल्लेख किया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? जायस नगर, जिसका प्राचीन नाम उद्यान था। इसको भी आप याद रखेंगे। जन्म इनका जायस नगर में, इसका प्राचीन नाम उद्यान था। और इनकी मृत्यु 949 ये संवत है, और जो है 1542 ईस्वी ऐसा माना जाता है कि इनका जो है मृत्यु जो है 1542 ईस्वी में हुई थी, अमेठी में। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका जन्म जो सर्वमान विद्वानों का कथन है उसके अनुसार 1464 ईस्वी है। जन्म स्थान इनका जायस नगर है और उसका प्राचीन नाम क्या है? उद्यान है। मृत्यु इनकी संवत 949 में और अर्थात 1542 ईस्वी में अमेठी में हुई थी। इनके पिता का नाम मलिक मुहम्मद राजे था। क्या था? मलिक मुहम्मद राजे। जो एक छोटे से जमींदार थे। क्या थे? इनके पिता मलिक मुहम्मद जायसी जी के एक छोटे से जमींदार थे जो कृषि करते थे। जायसी का जब जन्म हुआ, जन्म के कुछ वर्षों बाद ही उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई और वह अनाथ हो गए। जायसी को ऐसा कहा जाता है कि बचपन में चेचक हुआ था
जिसकी वजह से उनकी बाईं आँख और बायां कान दोनों विकलांगता को प्राप्त हो गया, अर्थात वह नष्ट हो गया। उनके पूरे चेहरे पे चेचक का निशान था। बाएं पैर से वे लंगड़े थे, बाईं आँख और कान से भी वह विकलांग थे। उनकी कुरूपता को देख करके एक बार शेरशाह सूरी हंस पड़ा जब उनके दरबार में हो गए। तब जायसी जी कहते हैं, मुँह का हंसी कि को हरे, कि मुझ पे हंस रहे हो आप कि उस हरि, उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस ब्रह्मा के रचना पे आप हंस रहे हो। इससे शेरशाह बहुत लज्जित हुए और वह क्षमा मांगते हैं जायसी जी से। जायसी के गुरु जो थे वो भी बेटा, उनके बारे में भी दो नाम आ जाते हैं, एक मोइनुद्दीन चिश्ती, एक सैयद अशरफ, दो नाम। तो आप ऐसे समझिए उसको कि जैसे गुरु, जायसी के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती और एक जो है दूसरे सैयद अशरफ। ये जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो दोनों नाम नहीं आएंगे, कोई एक नाम ही रहेगा। तो दोनों इनके गुरु थे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनके दीक्षा गुरु, इस तरह समझ सकते हैं कि दीक्षा गुरु थे जो मंत्र दिए होंगे या जैसे भी, इनको दीक्षा गुरु मान लीजिए। और सैयद अशरफ इनके काव्य गुरु। जब ये पद्मावत लिख रहे थे तो उस समय इन्होंने मार्गदर्शन किया, इसलिए जायसी जी ने इन्हें अपना गुरु बनाया। तो दोनों ही इनके गुरु हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या संशय मत आप लोग रखिएगा। जब भी पूछा जाए तो दोनों आपके आंसर सही हैं। एक ही नाम आएगा, ज़्यादातर मोइनुद्दीन चिश्ती ही आता है, लेकिन सैयद अशरफ पीर प्यारा जही मोहिद्दीन पंथो जियारा, ऐसा उन्होंने अपने पद्मावत में कहा है। तो सैयद अशरफ पीर प्यारा जिन्होंने क्या किया, इनका मार्गदर्शन किया। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि इनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती और सैयद अशरफ हैं। अब इनके मृत्यु के बारे में ऐसा बताया जाता है कि राजा अमेठी के राजा राम सिंह जो थे वह इनका बहुत सम्मान करते थे। राजा राम सिंह को जायसी जी के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उनके राजमहल में इनका बहुत सम्मान होता था। और राजा राम सिंह इन्हें अपने महल के कुछ ही दूर पर अतिथि और मित्र के रूप में निवास करने के लिए कहते हैं। जायसी जी वहीं पर निवास करते हैं। अब एक दिन बेटा क्या होता है कि जायसी जी राजा के दरबार में ही बैठे रहते हैं। उस समय एक बहेलिया आता है, तो उसको देख करके राजा से कहते हैं कि एक दिन यही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, इसके हाथ से ही मेरी मृत्यु होगी। एक तरह से वह भविष्य दृष्टा भी थे, भविष्य को जान भी सकते थे, देख सकते थे। इस पे राजा ने उस बहेलिए के सारे जितने हथियार थे उसको रखवा लिया उन्होंने। लेकिन एक दिन रात्रि के समय वह बहेलिया घने जंगल से अंधकार होने के उधर से गुजर रहा था, तो वह वहाँ के एक सैनिक से
वह हथियार लेकर के जाता है। जब जंगल से वह जा रहा होता है उसी समय उसे सिंह की दहाड़ सुनाई देती है। वह डर के मारे तीर चला देता है और जब पास में जाकर के देखता है तो वहाँ पे जायसी जी का मृत शरीर पड़ा हुआ रहता है। राजा राम सिंह अपने राजमहल से 1 किलोमीटर दूर इनके कब्र बनवाते हैं। किनकी कब्र? जायसी जी की कब्र। आज भी अमेठी में राजा राम सिंह के महल के 1 किलोमीटर दूर जायसी जी का कब्र विद्यमान है। जायसी जी की जो रचनाएं हैं उसमें भी सारे विद्वान एक मत नहीं हैं। इनकी जो है रचनाएं जो भी अभी तक उपलब्ध हुई हैं वह केवल 7 हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 14 रचना किया। लेकिन सबसे प्रमुख रचना जायसी जी की कौन सी है? आपने पिछली कक्षा में भी जाना होगा, पढ़ा होगा इंटर में, पद्मावत। पद्मावत से ही इनको ख्याति प्राप्त हुई। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। जैसे रचनाएं जायसी की कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। इसके अलावा कन्हावत, चित्रलेखा, कहरनामा, और मसलनामा। तो बच्चों इनकी कितनी 7 जो है रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्रलेखा, कहरनामा और मशलनामा। लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याति जायसी को पद्मावत से मिलती है। पद्मावत के विषय में अब चर्चा कर लेते हैं। पद्मावत बेटा एक प्रबंध काव्य है और यह जो है महाकाव्य माना गया है। क्या है? प्रबंध, खंड काव्य, प्रबंध, खंड, महाकाव्य। यह जो खंड में लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं कि पद्मावत सर्ग में लिखा गया है कि कैसे कि, तो आप क्या याद करेंगे? खंड में, पद्मावत खंड में लिखा गया है। पद्मावत जो है यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। यह राजा रथ सेन और पद्मावती के प्रेम पर आधारित महाकाव्य है। जब तक इसके कथानक को आप नहीं जानेंगे तब तक जो भी आपके कोर्स में व्याख्या है या प्रश्न बनते हैं उस पे जो है आप स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो
पद्मावत के बारे में आज हम आपको कुछ बता देते हैं, फिर अगली कक्षा में विस्तार से उसकी कथानक बताएंगे। पद्मावत 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 जो है यह राजा रत्नसेन, कौन बेटा? राजा रत्नसेन। रत्नसेन जो किसके पुत्र थे? चित्रसेन। चित्रसेन पिता थे इनके, पिता राजा। नायक जो है इस कहानी के कौन है? राजा रत्नसेन। और चित्रसेन जो पिता इनके थे वह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। चित्तौड़गढ़ के राजा थे। रानी का जो नाम था वह पद्मावती था। पद्मावती। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था। और वह जो है सिंघलगढ़ के राजा थे। कहाँ के? सिंघलगढ़ के राजा थे। सिंघलगढ़ के राजा थे। राजा रत्नसेन की पहली पत्नी का नाम जो था वह था पत्नी रत्नसेन की कौन थी? नागमती। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि पद्मावत के नायक का क्या नाम था? तो पद्मावत के नायक का नाम राजा रत्नसेन था। इतना तो आपको क्लियर हो गया। चित्रसेन इनके पिता थे। राजा रत्नसेन के पिता का नाम क्या था? चित्रसेन। वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावती गंधर्वसेन की पुत्री थी और सिंघलगढ़ की राजकुमारी थी। अब अक्सर ये पूछा जाता है राजा रत्नसेन की पहली पत्नी कौन थी? तो पहली पत्नी आप याद रखिएगा नागमती। जो आपको नागमती वियोग खंड वर्णन जो है पढ़ाया जाएगा, जो पद्मावत का 30वां सर्ग है। कौन सा? 30वां। अब पद्मावत में हीरामन तोता नाम का एक तोता रहता है, हीरामन। तोते का नाम क्या है? हीरामन तोता। इसमें एक पात्र और है, राघव चेतन और अलाउद्दीन। तो पद्मावत के नायक का नाम रत्नसेन, नायिका का नाम पद्मावती और रत्नसेन की पहली पत्नी का नाम क्या है? नागमती। हीरामन तोते का नाम है। राघव चेतन इनका मंत्री रहता है रत्नसेन का, और अलाउद्दीन दिल्ली का शासक।
ये कहानी पूरी तरह लौकिक आधार पर अलौकिक वर्णन किया गया है। इसमें जो है रानी पद्मावती बेटा आप लोगों को आज हम इतना ही बताते हैं, एक बार पुनरावृत्ति करा देते हैं कि क्या क्या हम आपको पढ़ाए हैं। जैसे जायसी का जन्मस्थान, उनके पिता का नाम, उनके गुरु का नाम, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप याद करके रखिएगा। और पद्मावत उनका जो प्रबंध काव्यखंड है वह जो है महाकाव्य है। इसके पात्र जो है रत्नसेन है, पद्मावती हैं और नागमती इनकी पहली पत्नी है, और हीरामन इसमें तोता, राघव चेतन, अलाउद्दीन। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में पद्मावत के कथानक पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।